कभी कभी जब माननीय प्रधानमंत्री ज्यादा तारीफ करते हैं और विकास का मॉडल गुजरात मॉडल की बात करते हैं तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर खतरा मंडराने लगता है कि और मालूम नहीं कितने समिट हुए, कुछ समिट में तो उसमें मैं भी मंत्री था, मैंने देखा बहुत तामझाम, बहुत घोषणाएं, लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन नारे बहुत होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज नौजवान ठगाना शुरू कर रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में सारे सरकारी स्कूल जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जिंदा है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सरकारी स्कूल सब जिंदा है। गुजरात में सारे प्राइमरी सरकारी स्कूल जूनियर जितने भी थे सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को संचालन दे दिया गया। भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था को भी आप सफा चट कर लेना चाहते हैं। आज सामान्य वर्ग के लोगों क्या, जब रोजगार के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे तो चाहे सामान्य वर्ग का नौजवान हो, चाहे पिछड़े वर्ग का नौजवान हो, चाहे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नौजवान हो, सब बेरोजगारी के दौर से गुजरेंगे। बजट पुस्तिका में 35,700 करोड़ से भी ज्यादा धन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि जो आम बजट पारित हुआ था, आम बजट का धन सभी विभागों को अभी तक अवमुक्त नहीं हो गया, अभी हुआ है, अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है। तो इस अनुपूरक बजट का औचित्य क्या है? होता यह है कि जब हम साल भर के लेखा जोखा के लिए फरवरी मार्च में बजट लाते हैं और साथ साथ 8-8 महीना बीत जाने के बावजूद भी वो डंप पड़ा हुआ है, किसी विभाग को आवंटित नहीं हुआ है, तो अनुपूरक बजट लाना कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग की ओर इंगित करता है। और मानवर ये ऐसा अनुपूरक बजट है, जैसा कि माननीय नेता सदन जी ने अवगत कराया कि 2023 फरवरी में समिट होना है, ग्लोबल समिट, और कुंभ 2025 में होना है, यानी उसके पहले भी आम बजट आएगा। आम बजट में इसकी व्यवस्था हो सकती थी। अनुपूरक बजट में ला करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है? रही बात आज जिस तरीके से सरकार अराजकता के रास्ते पर बढ़ रही है और साथ ही साथ जो जनता के प्रति जवाबदेही है उसकी कम चिंता है। देश में ग्लोबल समिट के नाम पर कितने यहां पर कार्यक्रम हो चुके, लेकिन कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने नौजवानों को रोजगार मिला, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दिखावा बहुत, व्यवहारिक रूप में काम कहीं कुछ नहीं। आज इत्तेफाक है कि हम जिन संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसी भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस भी है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन्हें कोशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूं कि संविधान की शपथ लेने वाले सभी माननीयों को कम से कम संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और साथ ही साथ भारतीय संविधान के दायरे, भारतीय संविधान के दिए गए निर्देश के क्रम में अगर कार्य आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से देश भी खुशहाल होगा, राष्ट्र भी खुशहाल होगा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और समाज को भी विकास की मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली कैसे आए। हम जी समिट कर लें या अन्य कोई और समिट कर लें, बड़े बड़े फैलिशाहों के तमाम उनके स्थापना के लिए तमाम सुविधाएं दे दें, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जिन पर उत्तर प्रदेश का इतना भारी भरकम बजट जाता है, वो उत्तर प्रदेश के कितने लाख और नौजवानों को अपने यहां रोजगार देते हैं, बात बजट की उपयोगिता का यहां पर आती है। मालूम नहीं कितने समिट हुए, कुछ समिट में तो उसमें मैं भी मंत्री था, मैंने देखा बहुत तामझाम, बहुत घोषणाएं, लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन नारे बहुत होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज नौजवान
ठहराना शुरू कर रहा है। विशेष रूप से जब से हमारे नेता सदन जी की सरकार आई है, आज तो पूरा का पूरा नौजवान सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है। यदा कदा कभी कुछ आए भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी भी चल रही। यही नहीं, आपके सरकारी आंकड़े के मुताबिक जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, वो भारत सरकार जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नेता सदन जिसका गुणगान करते अगाते नहीं है, उनके आयोग ने टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती हुई। पहले तो सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के पत्र के क्रम में भी नहीं सुनने को तैयार थे। बड़े धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, चुनाव आया, माननीय मुख्यमंत्री ने अपना एक अलग से टीम गठित कर दिया, जांच कमेटी। अच्छा, जांच कमेटी में भी 8600 लोगों को पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाने की बात की स्वीकृति हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हम इनकी तैनाती भी करेंगे। आज तक तैनाती नहीं हुई। हमारे कहने का मतलब कि आप जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उन संवैधानिक मर्यादाओं की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था को भी आप सफा चट कर लेना चाहते हैं। आज सामान्य वर्ग के लोगों के जब रोजगार के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे तो चाहे सामान्य वर्ग का नौजवान हो, चाहे पिछड़े वर्ग का नौजवान हो, चाहे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नौजवान हो, सब बेरोजगारी के दौर से गुजरेंगे। और बेरोजगारी का मतलब है देश को कंगाल बनाना। अभी हमारे माननीय नेता सदन जी बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर। वाह, अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश का क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री बताते हैं हमने 18 करोड़ 23 उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ 24 करोड़, उसमें से 18 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देके ये झूरा पीटते हैं कि हमारा देश बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, 5वें स्थान पे आया है, तो 18 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ में 18 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देने की नौबत क्यों आती है? इसका मतलब है गरीबी है, बदहाली है, लाचारी है, बेरोजगारी है। आपने सभी को ठगने का काम किया है। आज लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन नारे, लच्छेदार भाषण से काम नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। 5वें स्थान पर क्या, आप कहने के लिए दूसरे स्थान पे कह सकते हैं, पूरे विश्व में पहले स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन मानवर मैं कहना चाहता हूं केवल भाषण में कह देने से नहीं, व्यवहारिक सत्य क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार भी कहती है हमने देश में 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा दी। अगर ये आर्थिक रूप से मजबूत होते, हर घर में नौजवान को रोजी रोटी मिली होती, हर घर में सरकारी नौकरी होती, तो शायद किसी को 5 किलो 10 किलो चावल के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। आज आवश्यकता है हमें स्वावलंबी भारत बनाना, आवश्यकता है नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना, नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देना। आज सरकार उच्चताएं पर भागती है। यही नंबर हमें और एक खतरा आता है। कभी कभी जब माननीय प्रधानमंत्री ज्यादा तारीफ करते हैं और विकास का मॉडल, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर खतरा मंडराने लगता है कि जिस तरीके से गुजरात में सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जिंदा है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सरकारी स्कूल सब जिंदा है। गुजरात में सारे प्राइमरी सरकारी स्कूल जूनियर जितने भी थे सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को संचालन दे दिया गया। यानी राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण होना यह देश का दुर्भाग्य मानवर। अगर गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के भी प्राइमरी और सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों पर कहीं न कहीं उद्योगपतियों की आंख लगी हो, इसको भी उद्योगपतियों के हाथ में देने की कहीं न कहीं सरकार सोच रही हो। जब गुजरात मॉडल कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह खतरा आता है। यही नहीं कहते हमने सबके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था किया, अच्छी बात है व्यवस्था किया, लेकिन मानवर मैं कह रहा हूं सरकारी स्तर से सुविधा क्यों नहीं। आज मानवर
गुजरात में जितने भी अस्पताल थे, जितने भी सरकारी अस्पताल थे, सबको प्राइवेट हाथों में दे दिया। अगर उद्योगपति सरकारी अस्पताल को चलाएगा तो वो तो सरकारी सेवाएं बंद। गरीब जो गरीब है, जरूरतमंद है, जिसको वाकई में निःशुल्क इलाज की जरूरत है, उसको तो दवा मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी हर काम पूंजीपतियों को, शिक्षण संस्थाओं भी पूंजीपतियों को, जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल भी पूंजीपतियों को, हर चीज पूंजीपतियों को। आप दीजिए, विकास हो, लेकिन नौजवानों के साथ और देश का धोखा क्यों? नौजवानों को रोजगार की छीन करके आप उसका प्राइवेट, आज उसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? यानी सरकारी क्षेत्र में सरकारी रोजगार मिलता है, सरकारी रोजगार में सरकार की भी सशक्तिकरण होती। एक दौर था जब मैं हाई स्कूल पढ़ता था 69 में, उस समय देश के जितने भी कोल माइनिंग फील्ड थे, लाखों की तादाद में मजदूर काम करते थे। 400 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए महीने की वेतन पर। लेकिन वही 69 में तत्कालीन सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सबका राष्ट्रीयकरण किया था। जब राष्ट्रीयकरण किया तो वही लाखों लोग जो 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया महीना पाते थे, वही 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना पाने लगे। यानी उनका जीवन स्तर बढ़ गया, वो सारे के सारे सुसंपन्न हो गए, उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई। आज जब आप मोहताज जिंदगी जीने के लिए नौजवान को मजबूर करोगे, आज 5 किलो 10 किलो चावल पर किसी की नीयत को सुनिश्चित कर दोगे, यही तुम्हारी तकदीर है, यही तुम्हारा भाग्य है। वो अपने बच्चों के कपड़े लत्ते को भूल जाएगा, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा, अपने बेटे बेटी को नौकरी चाहिए ये मांगना भूल जाएगा। ये सरकार गुमराह जरूर करती है। लोगों के दिमाग को कैसे बदला जाए कि 5 किलो 10 किलो चावल में हमारा गुणगान भी करे, हमें वोट भी दे, और अपने बेटे बेटी की नौकरी की बात न करे, अपने बेटे बेटी की पढ़ाई की बात न करे, अपने बेटे बेटे की दवाई की बात न करे, अपने बेटे बेटे की कपड़े लत्ते की बात न करे, अपने रहन सहन घर की बात न करे। इस तरीके से सरकार आज जिस तरीके से धोखा कर रही है, हम समझते हैं अनुपूरक बजट यह देश प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है, इसके बाद सिवाय कुछ नहीं। इसी के साथ ही साथ मानो अब 75 जिले के विकास की बात करते हैं। हमारे सारे यहां पर माननीय लोग बैठे हुए हैं। इसी सरकार ने घोषणा किया हम विधायक ने 5 करोड़ रुपए करेंगे। 5 करोड़ के विषय में घोषणा करने के बावजूद भी ना अभी बजट में कोई इसका प्रावधान किया गया है और न ही सरकार इसको अभी तक दे रही है। आखिर घोषणा केवल घोषणा करने से सब काम हो जाता हो तो स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं, सब घोषणा मंत्री बन जाया करें। घोषणा मंत्री बन करके रोज घोषणा करते रहे और झूठे झूठे वादे करके सबको खुश करते रहे। हमारे कहने मतलब जमीन पे आने की आवश्यकता है। मानव अभी मैंने इनको देखा, अभी गन्ना किसानों के सड़क की चिंता तो है, होना चाहिए, वो भी ठीक है, उसका स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कैसे होगा, सरकार की चिंता इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर वो मिल मालिक नहीं दे पाया है तो हम अपने सरकारी खजाने दे रहे हैं और बाद में उस मिल मालिक से हम उसूल लेंगे। इनको रसीद की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं किया इन्होंने। इस तरीके से ये सरकार विरोधी जो हठधर्मी रवैया है, हम समझ ये जनता विरोधी किसान विरोधी जो हठधर्मी रवैया है, हम समझते हैं ये उचित नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। और रही बात आज मानव सही माने में आज इस तरीके से अभी एक हफ्ते पहले एक रिजल्ट आया, कुल 16 पद थे, 15 पद, 11 पद सामान्य वर्ग के, 3 पद आरक्षित शेड्यूल कास्ट के, 1 पद बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड का आरक्षण गए। अब जिस माननीय प्रधानमंत्री की बार बार हमारे नेता सदन चर्चा करते हैं, हम भी कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है, 340 आईएएस बनाए, एक भी बैकवर्ड नहीं, मतलब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए। और जो ये कहता हो हम भी पिछड़े हैं, पिछड़े बनकर के पिछड़ों के वोट को लेने वाले 340 आईएएस में एक भी पिछड़ी जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। इस तरीके से थोड़ा चलेगा। सरकार यह धन जो आप बजट देते हैं, यह प्रदेश के जनता के
खून पसीने की कमाई का टैक्स के रूप में आपके पास इकट्ठा होता है और उसको आप खर्चा करते हैं। जिसका पैसा आता है, जिसका खून पसीना गलता है, जिसके मेहनत से पैसा यहां इकट्ठा होता है, उसका कोई ध्यान नहीं। ध्यान हमेशा रहता है हमारा चहेता कौन है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। यह सरकार की नीयत है। मानवर आप बताइए 340 आईएएस बिना लिखित परीक्षा कराए, ऐसी मेहरबानी बिना लिखित परीक्षा के जिसको चाहा बुला लिया, इंटरव्यू करा लिया और उनको अपने यहां सचिवालय में, केंद्र में सचिवालय में आईएएस रैंक के अधिकारी पर तैनात कर दिया। अब उसमें जब बैकवर्ड का हिस्सा नहीं लगेगा, अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं लगेगा, आदिवासी का हिस्सा नहीं लगेगा, देश के कुछ चंद परिवार के लोग अगर देश चलाने के लिए आईएएस बन करके वहां सेवा करेंगे तो देश का बंटाधार होना जरूरी है। और मानवर मैं यहीं पर यह भी कहना चाहता हूं, हमें अगर ये जनहित के मुद्दों के लिए बजट लाए होते, यद्यपि अभी उचित अवसर नहीं था, क्योंकि आम बजट का धन जब तक खर्चा ना हो जाए पूरे बजट का औचित्य नहीं आता, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते अगर उसमें जनहित के मुद्दे जुड़े होते। तो यहां जनहित के मुद्दे नहीं जुड़े। यहां 25 में होगा महाकुंभ। अब उसके बाद अभी 23 का बजट आएगा, 24 का बजट आएगा। आम बजट में जितना बजट लाए हैं इसका 10वां बजट आप ले लेते, बात चलता। लेकिन अभी आप उसकी चिंता अभी से है। और इसी प्रकार से मानव ये केवल लब्बाजी करने में जिस तरीके से अपना मर्यादा समझती है, हम समझते हैं अगर जमीन पे आके काम करें तो इनका भी गुणगान होगा, इनकी बड़ाई होगी। आज जिस तरीके से जनतंत्र को यानी लोकतंत्र को पुलिस बल पर प्रशासनिक तंत्र से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका गुणगान नहीं होगा। आज नहीं तो कल जनता दौड़ाएगी। और साथ ही साथ अभी आप खुशियां मना लो, सुरेंद्र चौधरी जी, शांत रहिए। अभी खुशियां मनाओ, शांत रहिए। अभी जिस तरीके से अभी 3 जगह उपचुनाव हुए हैं, 3 जगह निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का कसम खा लिया है कि कम से कम मतदान होगा। यानी उपचुनाव में आम चुनाव की तुलना में ज्यादा वोटिंग होती है, हमेशा परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है, हमेशा ज्यादा परसेंटेज वोट का बढ़ता है। लेकिन आज हालात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक पुलिस बल का दुरुपयोग किया, गांव-गांव में जाकर के जो भी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी थे उनको धमक दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, चमकाया गया। जनप्रतिनिधि जो हमारा गांव का प्रधान है, बीडीसी मेंबरान है, सदस्य पंचायतों को जिस तरीके से पुलिस थाने में बैठाया गया, हम सोचते हैं ये लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या है। और साथ ही साथ मैं मानव, अरे सुरेंद्र चौधरी जी, नहीं आप बैठिए। वो हम दिखवा लेंगे, वो हमारा काम है, वो आपका काम नहीं। आप बैठिए, निर्मला जी बैठिए। और माननीय सभापति मौर्य जी, मैं बिल्कुल से विषय पे आ रहा हूं, जारी रखें। मैं मानव सभापति महोदय, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है जो व्यवहारिक है। हम भी किसान के बेटे हैं, किसान के बीच में रहते हैं और साथ ही साथ 24 घंटा उनके साथ हमारा उठना बैठना भी है, क्योंकि हम उसी जमीन से निकल के आए हैं। अभी भी सही बात यह है, किसान से धान क्रय केंद्र पर नहीं खरीदा जा रहा। अधिकारियों का दबाव है राइस मिल मालिकों पर कि तुम धान खरीदो और उसी को दिखाओ। धान के केंद्र से दिया गया, धान के केंद्रों पर धान की खरीद किसानों के द्वारा होना चाहिए, बिचौलिए राइस मिल मालिकों के द्वारा या किसी मिडिल मैन के माध्यम से नहीं। अगर मिडिल मैन के माध्यम से होगा तो किसान का वाजिब पैसा जो सरकार ने तय किया है कि 2040 रुपए प्रति कुंतल हम धान के केंद्रों पर धान खरीदेंगे, उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाएगा, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। और जब बिचौलिया खरीदेगा, राइस मिल मालिक खरीदेगा, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं
किसानों के साथ हकतलफी होगी, किसानों की देनदारी में कहीं ना कहीं उसमें कटौती होगी। इसलिए हमारी मांग है कि वर्तमान में जो जौन समस्या है उन किसानों के साथ जाकर के देखें। अभी हमने कई जगह देखा, आज विशेष रूप से अभी रबी की फसल की बुआई चल रही थी, रबी की फसल की बुआई की जरूरत में समय में डीएपी और यूरिया की बहुत जरूरत पड़ती है। अब सरकार को चाहिए था अगर कमी है तो उस कमी को भरपाई के लिए यहां अनुपूरक बजट में प्रावधान करता, वो अनुपूरक बजट में प्रावधान नहीं भेजता। आज डीएपी यूरिया पर्याप्त किसानों को मनचाहा तरीके से मिले, इसकी व्यवस्था के लिए अनुपूरक बजट में अगर व्यवस्था करते तो हम इसको स्वागत करते, लेकिन वो कहीं किसान है ही नहीं, उसमें किसान कहीं है ही नहीं। और इसी के साथ अभी भी तमाम जगह यद्यपि सरकार ने हाथ पांव चलाया कि छुट्टा जानवरों के लिए गौशाले बनवाए, लेकिन जितने इनके पशु गौशाले में हैं उसके 10 गुना और 20 गुना छुट्टा जानवर आज भी यूपी में घूम रहे हैं। ये किसानों की फसल 100, 200, 150, 300 की संख्या में जाएंगे। एक घंटे 2 घंटे में अगर कोई छोटा किसान है तो उसकी पूरी फसल चर के बराबर कर देंगे। वो बेचारा तो साल भर के लिए गया। आप जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं ना, वो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देकर के उसकी लाखों की फसल आप करवा लेते हैं। अब 6,000 ज्यादा है या लाख की फसल जानवर चढ़ जाते हैं वो ज्यादा है, तो आपको करना है कि 6,000 रुपया आपका क्या है। अगर किसान की लाखों की फसल चढ़ जाती है तो उसको रोकने के लिए आपको कोई व्यवस्था नहीं है। अतिरिक्त गौशाले बनाने की आप व्यवस्था इसमें करते, गायों के और जो गो पशु हैं, जो उनके गोवंश है, उनके लिए इसमें चारे की व्यवस्था करते, भूसे की व्यवस्था करते, आप उनके रखरखाव की व्यवस्था करते, अतिरिक्त गौशाले बनाने की व्यवस्था करते तो उसका स्वागत होता। उसका कहीं है ही नहीं। जहां जिसकी आवश्यकता जमीन पर है, जिसकी आवश्यकता किसान को है, जिससे खेती की सुरक्षा हो सकती है, जिससे हम उत्पादन अधिक कर सकते हैं, जिससे किसान खुश हो सकता है। आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हो, कम से कम अपने फसल को बेच करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करता, अपने बच्चों को अच्छा ओहदेदार बनाने की कोशिश करता। आज इस तरीके से पूरे प्रदेश को तंग बना दे रहे हैं कि हर देश का नौजवान, हर देश का किसान, हर देश का व्यक्ति वो कटोरा लेके सड़क पे खड़ा हो जाए। ऐसी हालत में लाने की सरकार की जो नीति है, हम समझते हैं ये उचित नहीं। इसी के साथ ही साथ इसमें मैंने देखा पिछड़ा वर्ग का आयोग का बजट भी, पिछड़े वर्गों की जब से भाजपा सरकार आई, इत्तेफाक से नेता सदन में पिछड़े वर्ग से आते हैं, बहुत से यहाँ चेहरे बैठे हैं जो पिछड़े वर्ग के आते हैं, वो अपना आत्मलोकन करेंगे और अपना आत्मलोकन करेंगे। पिछड़े वर्ग की प्रतिपूर्ति, फीस प्रतिपूर्ति आज 0 होती जा रही है। सामान्य वर्ग का पूरा मिलेगा, अनुसूचित जाति का भी पूरा मिलेगा, लेकिन पिछड़े वर्ग की प्रतिपूर्ति जो मिलती थी पहले, आज वो खत्म होती जा रही है। आखिर चिंता करिए, पिछड़े वर्गों ने क्या पाप किया है? यही पाप किया ना कि आपकी सरकार बनाई, तो आप उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? आपकी सरकार बनाई बात तो आपको उन पर ज्यादा मेहरबानी बरतनी चाहिए। उनका भी 100% जैसे हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को जाता है या सामान्य वर्ग के बच्चों को जाता है, वैसे ही पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए मानव, मैं आपके माध्यम से केवल इतने कहना चाहता हूं, क्योंकि अनुपूरक बजट है इसलिए लंबा इसको नहीं खींचूंगा, इतने पर ही केवल मैं अनुरोध करना चाहूंगा उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप इसमें पिरो के लाते तो हम स्वागत करते। आपका धन तो आपका ये अनुपूरक बजट बंदरबांट के लिए है, जन विरोधी है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, किसानों का विरोधी है, इसमें रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानवर इस अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है और असामयिक अनुपूरक बजट लाने की मैं घोर भर्त्सना करता हूं।